हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं थर्ड लेसन के साथ पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड गुप्ता एज, जिसको प्रेजेंट करूंगी मैं दामिनी शर्मा। लास्ट लेसन में मैंने मॉडर्न आर्ट को कवर करा था, उससे पहले हड़प्पन आर्ट को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे दोनों लेसन्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे। इसके अलावा अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि उनकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्न आर्ट से। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इन सेकेंड सेंचुरी BC, स्मॉल डायनेस्टीज स्प्रैग अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकेंड सेंचुरी BC में जब मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो क्या हुआ, जब ये डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद पूरे इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज़ फैल गई, छोटी छोटी। अब वो कौन सी डायनेस्टीज़ थी, जैसे अगर नॉर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें कानवास थे, शाकास थे, ठीक है। और अगर साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो अभिराज थे, वकतास थे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी डायनेस्टीज़ पूरी इंडिया में फैल गई थी। आर्किटेक्चर पे अगर आते हैं तो आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स एंड स्तूपास कंटिन्यूड। तो क्या हुआ, मॉडर्न एम्पायर के बाद भी, डिक्लाइन होने के बाद भी जो आर्किटेक्चर था वो सेम चलता रहा। रॉक कट केव्स का और स्तूपास का जो था वो बनते रहे, लेकिन अब उसमें कुछ चेंज आ गए थे। अब वो चेंज क्या आए थे, जब ये छोटी छोटी डायनेस्टीज़ नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में फैल गई थी, नॉर्थ में फैल गई थी, तो क्या होता था कि वो लोग अगर स्तूपास बनवा रहे हैं या रॉक कट केव्स बनवा रहे हैं तो वो लोग उसमें अपने कुछ फीचर्स डाल देते थे। जैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करती हूँ, ठीक है, कानवास ले लेते हैं, तो मान लीजिए कानवास ने रॉक कट केव्स बनवाई। अब उसने क्या करा, उसने अपना फीचर कोई डाल दिया, ठीक है। ले लेते हैं साउथ का, ठीक है, साउथ का मैं ले लेती हूँ ये अभिरास। अब मान लीजिए अभिरास ने रॉक कट केव्स बनवाई, उसने अपना कोई फीचर्स डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, रॉक कट केव्स स्तूपास तो बन रहे थे, लेकिन हर डायनेस्टीज उसमें अपना कोई ना कोई फीचर डाल देता था, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में पहले देखते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर के अंदर ये है रॉक कट केव्स। The construction of rock cut caves continued as in the modern period. However, this period saw the development of two types of rock caves, चैत्य एंड विहार। अब क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन था रॉक कट केव्स का वो कंटिन्यूड था मॉडर्न पीरियड में भी, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी ये सेम चीज़ चलती रही। लेकिन इस पीरियड में दो टाइप्स की रॉक केव्स बनने लगी थी, एक थी चैत्य और दूसरी थी विहार। चैत्य में क्या होता था, जहाँ पे प्रेयर वगैरह होती थी, और विहार किसके लिए होता था, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते थे। वाइल द विहार्स वर रेसिडेंशियल हॉल फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एंड वर डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो जो विहार्स थे वो किसके लिए बनवाए गए थे, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क के लिए, ठीक है। और कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। लेकिन जो ये चैत्य हॉल है ये कब बनवाए गए थे, डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब जो चैत्य हॉल बनवाए गए थे वो पोस्ट मॉडर्न टाइम पे बनवाए गए थे। दे वर मेनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स विथ फ्लैट रूट्स एंड यूज्ड एज प्रेयर हॉल्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये चैत्य हॉल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, जहाँ पे प्रेयर वगैरह होती थी। एग्जाम्पल है कार्ल चैत्य हॉल, अजंता केव्स, जिसमें 29 केव्स, अजंता केव्स में 29 केव्स हैं, लेकिन 25 केव्स किसके लिए हैं, विहार्स के लिए, और 4 हैं चैत्य के लिए, ठीक है। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स पे आते हैं, जो उड़ीसा में है। दे वर मेड अंडर द कालिंगा किंग खारावेला इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी BC नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर। तो उदयगिरी और खंडारी केव्स जो उड़ीसा में हैं वो किसने बनवाई थी, खारावेरा किंग थे कालिंगा के,
उनके अंडर ये बनी थी। और कब बनी थी? 1st एंड 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है। द केव कॉम्प्लेक्स हैज़ बोथ मैन मेड एंड नेचुरल केव्स। तो इसमें आपको मैन मेड भी मिलेगी और नेचुरल केव्स भी मिलेंगी। मैन मेड मतलब जो इंसानों ने बनाई थी, और नेचुरल जो नेचुरल तरीके से केव्स बनी हुई होती हैं। ठीक है। दे वर पॉसिबली कार्व आउट फॉर रेसिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स। और ये किस लिए करी गई थी? यहाँ पे जैन मॉन्क्स रहते थे। देयर आर 18 केव्स इन उदयगिरी एंड 15 इन खंडागिरी। तो 18 केव्स तो उदयगिरी में हैं और 15 है खंडागिरी में। उदयगिरी केव्स किस चीज़ के लिए फेमस है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए, जो किससे कार्व्ड आउट हुई है? ब्रह्मे स्क्रिप्ट से। रानी गुम्फा केव इन उदयगिरी इज डबल स्टोरीड एंड हैज़ सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। तो जो रानी गुम्फा केव है उदयगिरी में, वो डबल स्टोरीड है। डबल स्टोरीड का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से यहाँ नीचे भी बना हुआ है और ऊपर भी बना हुआ है, सेम चीज़। और उसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्कल्पचर्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं इस केव्स के अंदर। ठीक है। स्टूपर्स पे आते हैं। स्टूपर्स बिकम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो जो स्टूपर्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बनते थे वो बहुत बड़े बनते थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से उसे डेकोरेट करा जाता था। ठीक है। तो स्टूपर्स आप लोगों को सबको याद है, मैंने लास्ट लेसन में आप लोगों को बताया था, ये एक टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप लोग प्लीज़ एक बार मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। स्टोन्स वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। तो क्या हुआ था इस टाइम पे, जो स्टूपास बनते थे तो पहले ज़्यादातर यूज़ होता था वुड और ब्रिक का, लेकिन अब क्या हो गया था? स्टोन का ज़्यादा यूज़ होने लगा था। द शुंगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ टोरेंस एज ब्यूटिफुली डेकोरेटिव गेटवेज टू द स्टूपास। तो जो शुंगा डायनेस्टी थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था? आइडिया ऑफ टोरेंस। टोरेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था स्टूपा में, याद है? स्टूपा इस तरीके से होता था, यहाँ पे एक टोरेंट होता था, एक यहाँ पे होता था, एक फ्रंट में होता था। और अगर सांची का आपको याद हो तो सांची में 4 होते हैं, एक इधर और एक, 4 तरीके से स्टूपास के चारों तरफ टोरेंट होते थे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? भरूच स्तूपा इन मध्य प्रदेश, द टोरन एट सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। ठीक है। तो भरूच स्तूपा जो है ये है, ठीक है, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और टोरन जो सांची स्तूपा में है मध्य प्रदेश में। तो आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर, किस तरीके से ये पूरा टोरन को डेकोरेट करते थे। और ये देख रहे स्टोन का ज़्यादा यूज़ होता था। एक और बात, अब इसमें जो एक पॉइंट है, स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। अगर आप लोगों को लास्ट लेसन याद हो तो जो मॉडर्न पीरियड में जो आर्किटेक्चर होता था उनका जो मेनली मटेरियल होता था वो क्या होता था? वुड का होता था। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। लेकिन पोस्ट मॉडर्न आर्ट में क्या हुआ? स्टोन का ज़्यादा यूज़ होता था, जबकि मॉडर्न में के पीरियड में किसका ज़्यादा यूज़ होता था? वुड का ज़्यादा यूज़ होता था, उनका मेन मटेरियल ही वुड होता था। ठीक है। फिर आते हैं स्कल्पचर पे। 3 प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड इन दिस पीरियड एट 3 डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल में गंधार स्कूल था, मथुरा स्कूल था और आम्रवती स्कूल था। ठीक है। अब ये देखते हैं गंधार स्कूल कहाँ पे था, मथुरा स्कूल कहाँ पे था और आम्रवती कहाँ पे था। ठीक है। तो एक एक करके ये स्कूल लेते हैं। पहले लेते हैं गांधार स्कूल। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। तो गांधार स्कूल कहाँ पे है? वेस्टर्न फ्रंटियर पंजाब में था, लेकिन अब ये कहाँ पे है? मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। द ग्रीक इन्वेडर्स ब्रॉड विद देम द ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर। तो क्या हुआ? तो जो ग्रीक इन्वेडर्स आए थे वो अपने साथ किस तरीके का ट्रेडिशन लेके आए थे? ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर का। तो उससे कौन इन्फ्लुएंस हो गए? जो लोकल ट्रेडिशन थे इंडिया के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए इस चीज़ से। ठीक है। तो वो लोग क्या करने लगे, जो स्कल्पचर बनाते थे तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर से, तो वो लोग इंडिया में भी इसी टाइप का
बनाने लगे थे। और उस टाइम पे बुद्धा को बहुत मानते थे, तो ये देखिए इस तरीके से ये बनाने लगे थे। द गंधार स्कूल ऑल्सो केम टू बी नोन एज ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंधार स्कूल को और क्या कहते हैं, ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। वाइल द फॉर्मर स्कूल वॉज नोन फॉर इज यूज़ ऑफ ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। तो जो पहले का स्कूल था वो क्या यूज़ करता था, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। लेकिन जो लेटर स्कूल था वो क्या यूज़ करने लगा था, मड और स्टोको स्कल्पचर बनाने के लिए। अब स्टोको क्या होता है, एक तरीके का प्लास्टर होता है जिसको यूज़ करा जाता है कोटिंग के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं मथुरा स्कूल पे। द मथुरा स्कूल फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द पीरियड बिटवीन 1st and 3rd सेंचुरी BC। तो मथुरा स्कूल कब शुरू हुआ था, 1st and 3rd सेंचुरी BC, और ये कहाँ है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। द स्कल्पचर ऑफ द मथुरा वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज एंड इमेजरीज ऑफ ऑल 3 रिलीजन ऑफ द टाइम, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म। तो जो स्कल्पचर होते थे मथुरा स्कूल के, वो किससे इन्फ्लुएंस रहते थे, जो स्टोरीज रहती थी बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म में, ठीक है। तो इसमें जो स्टोरीज़ रहती थी, मान लीजिए हिंदुज़्म का ले लेते हैं या बुद्धिज़्म का ले लेते हैं, जैनिज़्म, तो इसमें जो स्टोरीज़ थी ये लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए इनके स्कल्पचर में भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, एंड इमेजनरीज ऑफ ऑल द 3 रिलीजन, ठीक है। द मथुरा स्कूल शोड अ स्ट्राइकिंग यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म इन द इमेजेस। तो जो मथुरा स्कूल की एक खासियत थी वो क्या था, बहुत ज़्यादा सिंबल यूज़ करते थे अपनी इमेजेस में। तो इस तरीके का ये लोग बनाते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं बुद्धा बैठे हुए हैं और ये नीचे को जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये लायन लग रहा है, यहाँ पे पीछे 2 सेवक खड़े हुए हैं और ये ऊपर भी कोई है, ठीक है। बुद्धा को इस तरीके से शो कर रहे हैं कि वो ध्यान में है, और पीछे ये हेलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेलो भी बनाया गया है। फिर आते हैं आम्रवती स्कूल पे। इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द आम्रवती स्कूल डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सतवाहन रूलर्स। तो ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बना था आम्रवती स्कूल, और कहाँ डेवलप्ड हुआ था, ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर, और किसके अंडर हुआ था, सतवाहन रूलर्स के अंदर। अब अदर स्कूल्स में क्या था, वो लोग फोकस करते थे खाली सिंगल इमेजेस पे, लेकिन आम्रवती स्कूल जो था वो बहुत सारी इमेजेस का यूज़ करता था, और नैरेटिव आर्ट, मतलब वो अपने इमेजेस के थ्रू कुछ बताना चाहते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इस पिक के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो बाकी के अगर आपने देखा होगा बुद्धा की जो हम लोगों ने देखी थी, स्कल्पचर देखा था, उसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बने होते थे, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें बहुत सारी इमेजेस बनी होती थी, ठीक है। तो देखिए जैसे इस तरीके से लोग कुछ दिखाना चाहते थे कि ये घर बना हुए हैं, यहाँ पे देखिए लेडी कुछ कर रही है, ये घुड़सवार है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी ये देखिए कुछ कुछ कर रहा है। तो इसमें मतलब बहुत सारी एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते थे। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। गंधार स्कूल का आप लोग ये याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। ये किससे प्रभावित हुआ था, ये प्रभावित हुआ था ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर से, ठीक है। इसमें खाली सिंगल इमेजेस पे फोकस करते थे। सेम मथुरा का भी है, मथुरा में बहुत ज़्यादा किसका यूज़ होता था, मथुरा स्कूल में यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म इन द इमेजेस। और जो स्कल्पचर रहते थे मथुरा स्कूल के, वो किससे प्रभावित रहते थे, बाय द स्टोरीज और इमेजनरीज, किसके, जितने भी 3 रिलीजन थे उनसे, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म से। आम्रवती का याद रखिएगा, आम्रवती का ये है जो इसमें आपके जो सिंगल इमेजेस होती थी वो नहीं होती थी, वो ज़्यादातर किस पे एम्फेसिस करता था, यूज़ ऑफ डायनेमिक इमेजेस और नैरेटिव आर्ट, ठीक है। और एक और बात, इसमें जो स्कल्पचर दिखाए जाते थे मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ द त्रिभंगा पोस्चर, ठीक है। तो इसमें त्रिभंगा पोस्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जिसमें जो बॉडी होती थी वो 3 बैंड्स में रहती थी। त्रिभंगा पोस्चर का आप लोग याद है, हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में। आप लोग मेरी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की सारी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने ये त्रिभंगा पोस्चर भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। फिर आते हैं गुप्ता एज पे।
The emergence of the Gupta Empire in 4th century AD is often hailed as the golden period of Indian architecture. तो गुप्ता एम्पायर जो था वो 4th सेंचुरी AD में आया था और उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है. While the earlier Gupta rulers were Buddhist and continued the tradition of Buddhist architecture, temple architecture came to the forefront under the patronage of the Hindu rulers of the later Gupta phase. अब ये आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है. सबसे पहले तो गुप्ता पीरियड को क्या बोलते थे, जब गुप्ता एम्पायर आया तो उसको क्या बोलते थे, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें जो आर्किटेक्चर था वो अपने क्लाइमेक्स पे था. अर्लियर गुप्ता रूलर्स जो थे वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है. उन्होंने वही ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को. लेकिन जो बाद के रूलर्स आए गुप्ता पीरियड में, वो कौन आए थे, हिंदू रूलर्स. तो उन लोगों ने क्या करा, वो लोग टेम्पल आर्किटेक्चर लाए, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. टेम्पल आर्किटेक्चर जो आया था वो किससे शुरुआत हुई थी, गुप्ता रूलर से, ठीक है. लेकिन कौन, जो बाद का गुप्ता फेज़ आया था, जो बाद में उनकी आगे की जनरेशन आई होगी, वो हिंदू रूलर्स थे, वो इस चीज़ को लाए थे. टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो अपने क्लाइमेक्स पे था. बहुत सारे टेम्पल्स इस टाइम पे बने थे. बुद्धिस्ट और जैन आर्ट भी अपने पीक पे था गुप्ता एज में. क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो गुप्ता रूलर्स थे वो पहले बुद्धिस्ट थे, ठीक है. उन्होंने उसी ट्रेडिशन को आगे रखा. अब जो आगे की जनरेशन आई है ना, तो वो हिंदू हुए. अब हिंदू हुए तो उन्होंने टेम्पल बनाने लगे. लेकिन उसके संग संग जो बुद्धिस्ट और जो जैन आर्ट थे वो भी अपने पीक पे था, क्योंकि खाली गुप्ता रूलर्स हिंदू थे, उनमें से हो सकता है कुछ लोग हिंदू चीज़ को फॉलो करते होंगे, लेकिन जो बाद के लोग, जो थोड़े से बचे हुए लोग होंगे, वो तो बुद्धिस्ट और जैन को ही फॉलो कर रहे होंगे, है ना. तो इसलिए टेम्पल आर्किटेक्चर भी अपने क्लाइमेक्स पे था और बुद्धिस्ट जैन आर्ट भी अपने पीक पे था गुप्ता एज पे, ठीक है. तो इसको याद रखिएगा. द गुप्ता रूलर्स स्पेशली इन द लेटर फेज वर ब्राह्मणिकल रूलर्स. तो ब्राह्मणिकल रूलर्स मतलब ब्राह्मण्स होते थे. अब जब हिंदू थे तो मूर्ति पूजन होना स्टार्ट हो गया. अब वो कौन कौन से ज़्यादातर मूर्तियों को पूजा करते थे वो देख लेते हैं. नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में तो वो विष्णु को करते थे और सदर्न पार्ट में करते थे शिव जी को, ठीक है. और जो शक्ति थी, देवी जी जिनको बोलते हैं, दुर्गा जी, शक्ति इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द मालवा कोस्ट और सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना. तो इस चीज़ को याद रखिएगा. जब हिंदू रूलर्स आए तो मूर्ति पूजन भी होने लगा. मूर्ति पूजन होने लगा तो 3 इम्पॉर्टेंट जो मूर्ति पूजन होता था वो किन किन का होता था, विष्णु जी का होता था जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में थे, और जो शिव जी थे वो उन्हें सदर्न पार्ट में, और जो शक्ति थे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द मालवा कोस्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अब आ जाते हैं गुप्ता एज के आर्किटेक्चर पे. तो पहले बात करते हैं केव्स की. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन कॉन्स्टेंट. However, the use of mural paintings on the walls of the caves became an added features. तो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, जो आर्किटेक्चर था केव्स का वो तो सेम रहा, जैसे बनती थी केव्स वगैरह वैसे ही बनी, लेकिन उसमें एक फीचर ऐड हो गया था. वो क्या फीचर ऐड हो गया था, मोरल पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था वॉल्स पे. अब मोरल पेंटिंग्स क्या होती हैं, ये वो होते हैं जो डायरेक्टली आप वॉल पे पेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे कोई भी उस टाइम पे आर्टिस्ट होता होगा तो वो क्या करता होगा, मान लीजिए ये केव है, ठीक है. तो केव पे वो डायरेक्ट जो भी कलर होते होंगे उसको डायरेक्टली इमेज बना के उसको पेंट कर देता था. तो इसके बारे में, मुरल पेंटिंग्स के बारे में हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जो हम लोग पेंटिंग्स का चैप्टर करेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे.
तो अभी बस आप इतना याद रखिएगा, म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं, जो डायरेक्टली आप लोग वॉल पे पेंट कर सकते हैं। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अजंता और एलोरा केव्स में। अब केव्स में पहले पढ़ते हैं अजंता केव्स के बारे में। अजंता इज़ अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन द सह्याद्री रेंजेस ऑफ वाघोरा रिवर नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे है? ये है नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। ठीक है। टोटल 29 केव्स हैं इसमें। 25 वर यूज एज विहार्स। ठीक है। और रेसिडेंशियल केव्स भी कहते हैं उन्हें। तो टोटल अजंता केव्स में कितनी हैं? 29 केव्स। लेकिन जो 25 गुफाएं हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? विहार्स के लिए होती होंगी यूज़, जहाँ पे मॉन्क वगैरह रहते थे, है ना, उन्हें रेसिडेंशियल केव्स भी बोल रहे हैं। लेकिन जो 4 थी वो किस लिए यूज़ होती थी? चैत्य और प्रेयर हॉल्स के लिए, जहाँ पे प्रेयर वगैरह होती थी। केव्स कब डेवलप्ड हुई थी? 200 BC टू 650 AD। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लगा इसे बनने में। मतलब 200 BC से स्टार्ट होके 650 AD तक बनती ही रही ये केव्स। The figures in these caves were done using fresco painting and demonstrate considerable naturalism। तो इसमें जो फिगर्स बनती थी केव्स के अंदर, तो वो किसके थ्रू बनती थी? फ्रेस्को पेंटिंग के थ्रू। और उसमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? वो बिल्कुल नेचुरल लगती थी। ठीक है। अब ये फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है? तो फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनती थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए मिट्टी ले ली, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? काव डंक और राइस हस्क के साथ। अब काव डंक क्या कहते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग कहते हैं कंडे, और राइस हस्क क्या हुआ? राइस का जो भूसा होता है उसे ये लोग बोल रहे हैं। तो मिट्टी को पहले ये लोग उसके साथ मिक्स करते थे, ठीक है, काव डंक और राइस हस्क के साथ मिक्स करके क्या करते थे, उसको जो रॉक का सरफेस होता था, मान लीजिए ये सरफेस है रॉक का, उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इसको लगाने के बाद ये लोग क्या करते थे, लाइम प्लास्टर जो होता था, लाइम प्लास्टर इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब लाइम प्लास्टर जब लग गया, वो सूख गया, फिर इसके ऊपर कोई भी इमेज बनाते थे। मान लीजिए ह्यूमन की इमेज बना दी, ठीक है, या कुछ स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी, कोई भी इमेज ले लीजिए, फिर इसके अंदर ये लोग कलर भरते थे। ठीक है, अब कलर्स भी कैसे होते थे? कलर्स ऐसा नहीं कि कोई भी ले लिया, नेचुरल होते थे कलर्स। तो ये कहते कलर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम लोकल वेजिटेशन एंड मिनरल्स या लोकल वेजिटेशन से लोग बनाते थे। और जो आउटलाइन होती थी पेंटिंग्स की, वो हमेशा किससे होती थी? रेड कलर में। ठीक है, एंड देन इनसाइड वॉज पेंटेड। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग्स। तो ब्लू कलर को ये लोग बिल्कुल नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया, ये लोग फिगर्स किससे बनाते थे? यूजिंग द फ्रेस्को पेंटिंग। और फ्रेस्को पेंटिंग का मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया कैसे बनती थी। ठीक है, कि मिट्टी को लिया, मिट्टी को मिक्स कर दिया काव डंग और राइस हस्क के, फिर उसको क्या कर दिया, जब एक बार वो हो गया तो सरफेस, जो रॉक का सरफेस, उस पर लगा दिया। ठीक है, उसको लगाने के बाद लाइम प्लास्टर इस पर लगा दिया। लाइम प्लास्टर जब सूख गया उसके बाद इसके ऊपर कोई भी इमेजेस बना दी। ठीक है, इमेजेस बनाने के बाद क्या करते थे, जो आउटलाइन होती थी उसे रेड कलर में करते थे, उसके बाद उसके अंदर कलर फिल करते थे। ठीक है, अजंता केव्स ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। द पेंटिंग्स आर जनरली थीम अराउंड बुद्धिज़्म। तो जो इनकी थीम मेनली रहती थी वो बुद्धिज़्म की रहती थी, बुद्धा की लाइफ के ऊपर होती थी, उनकी जताकर स्टोरीज़ के ऊपर रहती थी। 29 केव्स में जो थे 5 वर डेवलप ड्यूरिंग द हिनाया फेज। तो इसमें जो 29 केव्स हैं जनता में, 5 जो डेवलप्ड हुई थी वो हिनाया फेज पे हुई थी, बाकी की जो 24 हुई थी वो किसके फेज़ में हुई थी? महायाया फेज ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, अब आते हैं एलोरा केव्स पे। तो एलोरा केव्स कहाँ पे है?
वो 100 किलोमीटर अवे है अजंता केव से, और कहाँ पे है, शायरी रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कितनी है, 34 केव्स हैं, 17 ब्राह्मणिकल हैं, 12 बुद्धिस्ट है, 5 जैन है। ठीक है। These sets of caves were developed during the period of 5th and 11th centuries AD by various guilds from विदर्भा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है। तो कब कब बनी थी ये, पीरियड बिटवीन 5th एंड 11th सेंचुरी AD। जो केव्स रिफ्लेक्ट करती हैं उसमें नेचुरल डाइवर्सिटी होता है इन टर्म्स ऑफ थीम एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। केव 1 to 12 क्या है, बुद्धिस्ट केव है। 13 to 29 क्या है, हिंदू केव है। 30 to 34 कौन सी है, जैन केव है। ठीक है। केव नंबर 10 देखते हैं, इज अ बुद्धिस्ट चैत्य केव नोन एज विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव। ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट चैत्य केव है उसको क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा केव भी बोलते हैं और कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं। तो इसमें जो दिखाया गया है कि बुद्धा बैठे हुए हैं। ठीक है। अब और उसके उनके पीछे से बुद्ध ट्री निकल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। केव नंबर 14 की थीम क्या है, रावण की खाई। केव नंबर 15 क्या है, दशावतार टेम्पल। तो एलोरा केव्स के अंदर जो ये केव्स हैं 34 केव्स, तो इनकी हर केव की एक अपनी खासियत है, हर केव की एक अपनी थीम है। ठीक है। तो जैसे केव नंबर 10 है तो उसमें दिखा रहे हैं कि बुद्धा बैठे हुए हैं, उनके पीछे से बुद्ध ट्री निकल रहा है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं। केव नंबर 14 की क्या थीम है, ये भाई रावण की खाई है। और केव नंबर 15 क्या है, वो दशावतार टेम्पल है। तो ये देखिए मैंने अजंता केव्स की फ़ोटो ऐड कर रखी है और ये लोरा केव्स हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं केव नंबर 16 पे, उसे कैलाश टेम्पल कह रहे हैं, वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। धूमर लेन केव नंबर 29 है, रमेश्वर टेम्पल इन केव 21। 2 फेमस जैन केव्स हैं, इंद्र सभा केव 32 एंड जगन्नाथ सभा केव नंबर 33। ठीक है। तो इसको बस आप लोगों को याद रखना है, एक ही बार में नहीं याद रहेगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। कि केव नंबर 14 की थीम क्या है, केव नंबर 15 में क्या है। ठीक है। कि भाई इसमें केव नंबर 29 में क्या है, धूमर लेन है। ठीक है। फिर आ जाते हैं बाग केव्स पे। ये कहाँ पे लोकेटेड है, बाग रिवर इन मध्य प्रदेश। ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव डेवलप अराउंड 6th सेंचुरी AD। तो ये 6th सेंचुरी AD में बनी थी। ठीक है। और ये कितने ग्रुप का है, 9 बुद्धिस्ट केव हैं इसमें। इट इज़ आर्किटेक्चरली वेरी सिमिलर टू द अजंता केव्स। तो ये जैसे अजंता केव्स बनी है सिमिलरली उसी की तरह बनी हुई है। जूनागढ़ केव्स पे आते हैं। ठीक है। ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। और इसका यूनिक फीचर क्या है, इसमें जो इनका प्रेयर हॉल है। ठीक है। केव का जो प्रेयर हॉल है तो उसके आगे 30 to 50 फीट हाई का सिटाडेल है, जिसको क्या बोलते हैं, उपारकोट। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं नासिक केव्स पे। इसमें क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव और इसको क्या बोलते हैं, पांडव लेनी। कब डेवलप्ड हुई थी, 1st सेंचुरी AD में एंड बिलोंग टू द हिनाया पीरियड। अंदर हिनाया सेक्ट हिज प्रेजेंस इज इंडिकेटेड थ्रू द यूज़ ऑफ मोटिव्स एंड सिम्बल्स लाइक थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स। तो जो हिनाया सेक्ट है तो उनकी जो प्रेजेंस दिखाई जाती थी वो किसके थ्रू दिखाई जाती थी, मोटिव्स मतलब बहुत डेकोरेटिव इमेज या डिज़ाइन के थ्रू, या सिम्बल्स दिखाए जाते थे, उनके फुटप्रिंट्स दिखाए जाते थे। ठीक है। थ्रोन दिखाया जाता था। तो मोटिव से कंफ्यूज मत होइएगा, डेकोरेटिव इमेज और डिज़ाइन होते थे। ठीक है। इस तरीके से का कुछ डिज़ाइन होता होगा। ठीक है। इस तरीके से होता होगा। ठीक है। The site also depict an excellent system of water management indicated through the presence of water tanks carved out of solid rocks. तो इनका एक बहुत खासियत है नासिक केव की, एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें जो वाटर टैंक्स बनाए गए थे वो किसके थ्रू बनाए गए थे, मतलब जो पत्थर थे उसमें से बनाए गए थे वाटर टैंक्स। ठीक है। कार्व आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स मतलब जो पत्थर थे उससे इन्होंने बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए थे। ठीक है।
तो नासिक केव का ये याद रखिएगा, इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। जूनागढ़ केव का याद रखिएगा कि इसमें 30 to 50 फीट हाई सीटाडेल है जिसको उपारकोट बोलते हैं। मंडपेश्वर केव्स, ये कहाँ पे है, मुंबई में। इसको क्या बोलते हैं, माउंट पेरेर केव्स। और ये कब डेवलप्ड हुई थी, लेट गुप्ता पीरियड में, और ये ब्राह्मणिकल केव थी, लेकिन लेटर इसको क्या कर दिया गया था, क्रिश्चियन केव में कन्वर्ट कर दिया गया था। उदयगिरी केव्स पे आते हैं, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। देखिए उदयगिरी केव एक उड़ीसा में भी है, ठीक है, और एक मध्य प्रदेश में, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो हम लोग ने अभी सबसे पहले पढ़ी थी वो उड़ीसा में थी, और ये वाली जो उदयगिरी केव है ये मध्य प्रदेश में है। क्रिएटेड इन अर्ली 5th सेंचुरी एडेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनके अंडर बनी थी और 5th सेंचुरी एडी में बनी थी, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर हैविंग न्यूमरस स्कल्पचर ऑन द हिल वॉल्स। किस लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स हैं ऑन द हिल वॉल्स पे। और इसमें जो स्कल्पचर है वारा और बोर का, जो इनकारनेशन है विष्णु का, वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बना हुआ है। इनकारनेशन का मतलब क्या हुआ, जो विष्णु जी के आप बोलते हैं ना रूप, विष्णु जी के कई सारे रूप थे, तो उसी तरीके से ये वारा और बोर जिनको बोलते हैं ये भी एक विष्णु जी का रूप था। तो इसका स्कल्पचर इस उदयगिरी केव में आपको मिलेगा। द केव हैव वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर, ठीक है, इसमें हिंदू स्कल्पचर ऑल्सो हैज़ केव डेडिकेटेड टू शिवा। तो इसमें जो केव्स हैं वो किसको डेडिकेटेड हैं, शिवा को, नरसिम्हा को, नारायण को और स्कंदा को। स्तूपास पे आते हैं। द गुप्ता इज सॉ डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास। हाउएवर धमिक स्तूपा सारनाथ नियर वाराणसी इज़ अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्तूपा डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गुप्ता के टाइम पे क्या हुआ था, जो स्तूपास थे वो डिक्लाइन होने लगे थे, ठीक है, बनते तो थे लेकिन क्या बहुत ही कम। अगर आप लोगों को याद हो, जो हम लोगों ने मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों को याद है अशोका ने 84,000 स्तूपास बनाए थे, 84,000 निकले थे, लेकिन हो सकता उससे ज़्यादा भी उसने बनवाए हों। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर लेसन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, मॉडर्न आर्ट के टाइम पे जो अशोका वगैरह थे उसने बहुत सारे स्तूपास बनाए थे, ठीक है, लेकिन गुप्ता इस तक आते आते ये चीज़ ख़त्म होने लगी थी। स्तूपास पे इतना नहीं, लेकिन जो धार्मिक स्तूपा है सारनाथ में जो वाराणसी के पास है वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है जो इस टाइम पे बना था गुप्ता पीरियड में, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्कल्पचर पे। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड अ न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप अराउंड सारनाथ, ठीक है, एक नया स्कूल बन गया था स्कल्पचर का सारनाथ के पास। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द यूज़ ऑफ क्रीम कलर सैंडस्टोन एंड द यूज़ ऑफ मेटल। तो जो गुप्ता के टाइम पे ये बनने लगे थे स्कल्पचर, वो मेनली किसका ज़्यादा यूज़ होता था, मेटल का, और क्रीम कलर का सैंडस्टोन होता था उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। द स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल वर इमेक्यूलेटली ड्रेस्ड एंड लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस। तो जो स्कल्पचर को कपड़े पहनाए जाते थे, इमेक्यूलेटली ड्रेस मतलब बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते थे, उसमें कोई भी नेकेडनेस नहीं होती थी। और जो हेलो होता था बुद्धा का अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वॉज इंक्रिकेटली डेकोरेटेड। तो उनका जो हेलो होता था वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया जाता था। हेलो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ एक, उसमें ये देखिए बुद्धा बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये इनके पीछे आप देख रहे हैं इस तरीके से, उसको बोलते हैं हेलो। और अगर आप लोगों को याद हो तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोग को बताती हूँ। मान लीजिए ये शोज़ वगैरह आते थे ना भगवान वगैरह के, ठीक है, तो उसमें अगर भगवान धरती पे आते थे तो उनको अलग दिखाने के लिए क्या दिखाते थे, मान लीजिए भगवान आते तो उनके पीछे जो हेलो दिखाते थे टीवी में, उस तरीके से लाइट दिखाते थे, ठीक है। तो वैसे ही इसको हेलो को याद रखिएगा, ये होता है, इसका मीनिंग ये हुआ। या आप मंदिर वगैरह में जाएंगे
तो जो मूर्ति वगैरह होती हैं आपने देखा होगा, उनके पीछे वो लगा देते हैं और उसमें से फिर पीछे बल्ब लगा देते हैं, लाइट जल जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो बुद्धा का हेलो होता था वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करते थे, इस तरीके से नक्काशी करते थे, है ना। और उससे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही माइनर वर्क होता था, बहुत ही सुंदर होता था, ठीक है। तो यहीं पे ये वाला लेसन एंड होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा लेसन ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगले लेसन हम लोग करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।